हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एएलपी 2024 के सोल्यूशन की सीरीज। जिसमें 25 नवंबर 2024 डे फर्स्ट का थर्ड शिफ्ट का पेपर है, जिसका हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमने एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के भी सभी सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया हुआ, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आरआरबी जेई के भी कई सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, है ना। अभी जो है इस एएलपी के एग्जाम में क्या हुआ, प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, है ना। तो टेक्नीशियन के जो एग्जाम होने वाले हैं, ये उनके लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। देखिए, मैं अगर इसका पिरामिड बनाऊं तो वो इस तरह से होता है ना। जो सबसे नीचे होता है वो होता है उत्पादक। उत्पादक, उसके ऊपर होता है प्राइमरी उपभोक्ता, है ना, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, उसके ऊपर होता है द्वितीयक और उसके ऊपर होता है तृतीयक। ठीक है, तो देखिए, जिसका जो सब बेस में है उत्पादक, है ना, इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, और यहाँ पे थर्ड पे आ गया हमारा तृतीयक, इसकी संख्या सबसे कम होती है ना। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन खुद बनाते हैं। और प्राथमिक द्वितीय तृतीयक जो है ये इन पर निर्भर करते हैं ना। ये जो है परपोषी होते हैं, ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे प्राथमिक जो है इस पर उत्पादक, है ना, ये इसमें आते हैं पेड़ पौधे, तो इस पर निर्भर करते हैं। द्वितीयक जीव जो है इनको खाते हैं, है ना, और तृतीयक जो है इन दोनों जानवरों को खाते हैं। इस तरह से इनका चलता है। देखिए, जैविक घटक में 3 घटक, है ना, जैविक घटक 3 भागों में है। एक है उत्पादक, ठीक है, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक। ठीक है, आप इसको भी याद रखिए, अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। देखिए, जो है सी का नंबर होता है 3, ई का होता है 5, जी का होता है 7, आई का होता है 9। इंक्रीमेंट देखेंगे, दो दो का इंक्रीमेंट हो, तो अगला हो जाएगा 2 बढ़ के 11। 11 किसका होता है, के का, के से सभी है। अगला चेक करेंगे, जी, है ना, जी का होता है 7, आई का होता है 9, के का होता है 11, एम का होता है 13। यहाँ पे भी दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो 13 2 हो जाएगा 15। 13 2 हो जाएगा 15। 15 किसका नंबर होता है, ये होता है ओ का, के ओ। के ओ, के ओ के भी हमारे जो है देखिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें आगा भी चेक, अगला भी चेक करना पड़ेगा। एम हो गया 13, फिर 15, फिर 17 और फिर 19, है ना। यहाँ पे भी दो दो का बढ़ रहा है, तो 19 दो कितना हो जाएगा, 21। 21 किसका होता है, 21 होता है यू का, तो क्या हो जाएगा, के ओ यू। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का एक उदाहरण होता है, वो होता है फेस क्रीम, और क्या होता है, दूध, है ना। इसमें जो है परिक्षिप्त, है ना, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होता है। इस चीज को भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में किस भारतीय शहर का उच्चतम पीएम 2.5 स्तर दर्ज किया गया, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया, वो था बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो डिस्टेंस उसकी कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसको जो है मीटर पर सेकंड में तोड़ने कैसे, 5/18 से गुणा करके। टाइम कितना दिया, 24 सेकंड।
है ना। इसको डी को आप एल मान लीजिए, है ना, लंबाई निकाल रहे हैं तो हम, ठीक है। 18 से भाग करेंगे, 4 बार में चला जाएगा, 5 चौक 20, ये हुआ 20, 24 की 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 48, एक जीरो लगा देंगे 480, ट्रेन की लंबाई मिली हमें 480, ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में टूवर्ड द एंड को इस तरह से लिखा गया है और एंड इट हेयर को इस तरह से लिखा गया है। उस कोड भाषा में एंड को कैसे लिखा जाएगा। एंड, एंड का पूछा, देखिए दोनों में देखेंगे तो एंड यहाँ पे भी है और एंड यहाँ पे भी है ना, तो हमें दोनों में कॉमन क्या है वो चीज को चेक करना है, बाकी कोई जो है मैच नहीं कर रहा। द टूवर्ड इसमें नहीं, केवल एंड ही कॉमन है, तो इनमें जो है कॉमन हमें चेक करना है। एच के इसमें नहीं है ना, तो ये नहीं हो सकता। एम बी इसमें भी है ना, तो ये एंड का है, एम बी हो जाएगा कोड, ठीक है। ऑप्शन टू हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द टीचिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए ना, वोवल्स को बदला जा रहा है एक से तो +1 कर देंगे, और व्यंजन को जो है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर है ना, तो कॉन्सोनेंट को भी जो है उसके बाद वाले है ना, दोनों को +1 ही करा जा रहा है। फिर अंग्रेजी को फिर अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए ना, तो उसे करना है ए टू जेड से अरेंजमेंट। तो इस प्रकार से बने अक्षर समूह निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा। दाईं ओर से चौथा, वो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, दाईं ओर से चौथा, यानी कि जो है 1 2 3 है ना, दाईं ओर से चौथा हो गया ये। और हम बाईं ओर से देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बाईं ओर से हमें पांचवा में चेक करना है। अब देखिए सबको जो है +1 ही करा जा रहा है ना, तो बस हम इनको ही जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, और जो हमारा आंसर है, जो हमें मिले पांचवा पद, उसको हम +1 कर देंगे, ठीक है। अरेंजमेंट करें इसका, तो पहले ए आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, सी के बाद ई आएगा, है ना, फिर आएगा जी, फिर आएगा एच, है ना। देखिए पांचवा पद हमें एच मिल गया, बाकी करने की जरूरत नहीं है, सबको हमें एक एक नंबर ही बढ़ाना है, तो एच को बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, एच के बाद आता है आई। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम का कार्य क्या होता है। जाइलम का कार्य जल व खनिजों का संवहन होता है, ठीक है। भोजन का परिवहन संवहन कौन करता है, वो करता है फ्लोएम, है ना। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जो है ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, टिश्यू है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए व्यंजक को पूर्ण वर्ग में व्यक्त कीजिए, है ना। देखिए ये ए स्क्वायर है, ये हो रहा है स्क्वायर बनाए तो ये 3b का होल स्क्वायर बनेगा ना, प्लस सी का स्क्वायर है, माइनस के। अब देखिए यहाँ पे देखिए माइनस दो जगहों पे है ना, ए दोनों में एक कॉमन है, इसका मतलब है कि जो है ये बी, बी अगर नेगेटिव है और सी, दो बी और सी नेगेटिव है, तभी यहाँ पे देखिए गुणा करने पे प्लस आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ए माइनस 3b माइनस के सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए ये हमारा बिल्कुल सही बैठेगा, इसको जब हम खोलेंगे तो ये और ये वैल्यू हमारी दोनों ही माइनस आ जाएगी, और जब बी और सी होगा तो ये प्लस आ जाएगा ना, तो ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो पी का वेतन कितना है ना। पी जो है अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, तो पी की सेविंग कितनी है, वो है 5%, ठीक है। जो बराबर है ना, बचत दोनों की समान है, तो क्यू की बचत के बराबर हो जाएगा। क्यू की बचत कितनी है, क्यू 85% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी होगी उसकी, 15%। बस यहाँ से भाग करेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 3 बार में चला जाएगा, तो पी बटा क्यू का रेशियो आया 3 और 1 का, ठीक है।
पी और क्यू का मिला के वेतन है 2000, है ना। टोटल कितना हो गया 4 रेशो, ये 4 रेशो बराबर हो गया 2000 के। पूछा है पी का वेतन, है ना, तो इसमें 3 की गुणा कर दे, 4 से भाग करेंगे आएगा, एक रेशो का वैल्यू आया 500, 3 से गुणा कर देंगे 500 की, कितना हो जाएगा 1500। पी का वेतन मिला हमें 1500, ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण पर ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए, है ना। कुल धनराशि यानी मिश्र राशि निकालनी है। देखिए आप इसको चाहे तो टेबल से भी कर सकते हैं ना, ये जो हम टेबल बनाते हैं स्टैंडर्ड, तो 9,000 का 10% निकालें तो क्या हो जाएगा, वो आएगा 900, और ये कॉलम होता है एस आई का, मैंने कई बार बताया, और ये होता है सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस होती है। जो पूरा का पूरा टेबल होता है ये होता है सी आई का, है ना। तो ये एस आई हो गया, तो अगले साल भी ऐसा ही सेफ ही रहेगा। यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट लग रहा है, तो अगले साल क्या होगा, इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा 10% का, तो 900 का 10% होगा 90, इनको जोड़ लीजिए, ये आएगा 1890, 1890 रुपये का इंटरेस्ट लगा है, राशि है 9,000, इसमें 1890 को आप जोड़ दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा ये 10890, है ना, 10,890, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपको देखिए, जब आपको जो है धनराशि निकालनी हो, है ना, कहने का मतलब जब आपको मिश्र धन निकालना हो तो आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ये जो 10% हैगा, है ना, ये जो 10 इधर ही कर देता ना, 10% है, इसको सिंप्लीफाई कर 10 बटे में आ जाएगा 100, है ना, 10 से भाग करें 1/10, तो ये जो होता है ये प्रिंसिपल होता है और ये होता है इंटरेस्ट। तो इसको कैसे लिखिए, प्रिंसिपल और अमाउंट लिखिए, प्रिंसिपल है 10 और अमाउंट कितना हो जाएगा, ये इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो 11 हो जाएगा, है ना। 2 साल का है तो अगले साल भी 10 और 11 को इस दोनों ही गुणा करेंगे, आएगा 100 और ये आएगा 121, है ना। ये 100 जो है इसका जो वैल्यू है 9,000, ये इसका कितना गुणा है, ये है 90 गुणा, तो 90 की इसमें भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करेंगे 9 0 9 दूनी 12 निम्मा, कितना होता है 12 निम्मा 108, 10,890, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ से भी करेक्ट हो जाएगा। जो आपको सही लगे आप उससे कर लीजिए। ठीक है, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, वो होती है फोर्स के, है ना। संवेग परिवर्तन यानी एफ अनुक्रमानुपाती एम बी अपॉन टी। ठीक है, ये संवेग परिवर्तन जो फोर्स के बराबर होता है। फोर्स का मात्रक कितना होता है, ये होता है न्यूटन। ठीक है, विस्थापन का मात्रक कितना होता है, ये होता है मीटर। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। जड़त्व जो है गति का प्रथम नियम है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, प्रथम नियम। और न्यूटन की गति का थर्ड नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, विस्थापन, है ना, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, विस्थापन परिवर्तन की दर, विस्थापन परिवर्तन दर, दर को क्या बोला जाएगा, वेग, है ना। दूरी परिवर्तन की दर को चाल बोला जाएगा। ठीक है, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक जूल बता ही दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदती है। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है तो एक केले का मूल्य वही रहता है, और एक केले का मूल्य वही रहता है। 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 रुपये हो जाता है ना। जब 10% मूल्य संतरे का कम हो जाता है तो 5 संतरे और 10 केलों का मूल्य 210 हो जाता है। 3 संतरे और 4 केले का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए संतरे को मान लेते हैं कि वो ऐसा है ना, और केले को के, तो 9s प्लस के 8k बराबर है 276 के। ठीक है, अब 10% जो है संतरे का मूल्य कम कर दिया गया, तो 5 संतरे, है ना, 5 संतरे मूल्य कम किया गया संतरे का, तो कितना हो जाएगा 90% कम किया, अब 90% रह गया वो। ठीक है, ये संतरा प्लस 10 केले, है ना, 10 केले है, इनका मूल्य दिया है 210, इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, ये 0.9 आ जाएगा, कितना हो जाएगा गुणा करें तो 4.5,
4.5s प्लस 10k बराबर मिला हमें 210। ठीक है, अब बस हमें इसको सोल्व ही करना है ना। इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। देखिए यहाँ पे 9s है, यहाँ पे 4.5, तो इसको हम दुगना कर दे, दुगना कर दे कितना हो जाएगा 9s, 9s प्लस 20k बराबर हो जाएगा 420, है ना। इस इक्वेशन दूसरी की पहली इक्वेशन को हम नीचे लिख देंगे 9s, ये हो जाएगा 9s प्लस 8k बराबर 276। इक्वेशन को घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 12k, इसको घटाए तो कितना हो जाएगा, ये 10 10 में 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 11 में 4, 3 हो जाएगा 144। 12 से भाग करेंगे, k की वैल्यू हमें मिली 12, है ना। 12 की वैल्यू को चाहे इसमें रख दीजिए चाहे किसी में रख दीजिए, मैं इसी में रख देता या इसी में रख देते हैं, सिंपल लिख रहा है ना। तो कितना हो जाएगा ये 120। ठीक है, 120 को इस यहाँ लिख देते हैं 4.5s प्लस 120, है ना, बराबर कर देते हैं 210 माइनस का 120, कितना हो जाएगा 90। 4.5s इसे भाग करें तो ये दो बार में जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, s की वैल्यू मिली हमें 20, k की वैल्यू मिली हमें 12। ठीक है, पूछा है 3 संतरे, 3 संतरे, है ना, एक संतरे का मूल्य हमें 20 मिला है, और 3 संतरे का ये हो जाएगा 4 केले, एक केले का मूल्य 12 मिला है ना, 12 चौक 48 और 20 तिया 60, इनको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 106 और 108, 48 है ये 1008। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश थी। डैश को उनका निधन 96 वर्ष की आयु में हो गया, वो हुआ था 23 नवंबर 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंद घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 2.5 मीटर 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है ना। लंबाई हो गई, ये उसकी चौड़ाई हो गई, है ना, और उसकी ऊंचाई दे दी है। ठीक है, लंबाई दे दी है 2.5 मीटर, चौड़ाई दे दी है 2 मीटर, और उसकी ऊंचाई ऊंचाई दी है 90 सेंटीमीटर। यदि कैनवास की लागत 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस बक्से को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत क्या होगी, है ना। पूरी कैनवास को ढकना है तो यहाँ पे हमें टोटल सरफेस एरिया लेना होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, है ना, एक बार लंबाई गुणा चौड़ाई, एक बार इसकी गुणा, फिर एक बार इसकी गुणा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2.5 है, ये 2 है, और ये देखिए सेंटीमीटर में, तो ऐसा मीटर में भाग कर देंगे, 100 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 0.9 मीटर का। तो इसकी और इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 5, है ना। इसकी और इसकी करेंगे 9 दूनी 18, 1.8 प्लस, है ना, और इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25। अब देखिए ये हमने जब इसकी गुणा करी तो हमें एक सरफेस एरिया मिला, है ना। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो हमें एक सरफेस मिलेगा, है ना, या इसकी और ऊंचाई को समझिए यहाँ पे, है ना, ये हो गया पोर्शन ना। इसकी लंबाई को करी ऊंचाई करी, एक सरफेस मिला, तो इसके अपोजिट वाला भी तो है, तो यहाँ पे दुगना हो जाएगा। ऐसे इसका हमने इस सरफेस एरिया को निकाला, इसके बैक साइड वाला एरिया भी है, ऊपर वाले का जब निकाला तो नीचे वाले का भी ऊंचाई होगा, तो ये दुगना हो गया। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, और इसमें हम 70 से गुणा कर देंगे तो हमें जो कैनवास की कुल लागत मिल जाएगी। अब आप ध्यान से देखेंगे हम मल्टीप्लाई 70 से कर रहे हैं, यानी कि जो देखिए जीरो का तो क्योंकि दशमलव में है तो जीरो तो और लास्ट में नहीं होगा, लेकिन ये जो है नंबर जो है 7 से डिविजिबल जरूर होगा। ठीक है, अब आप डायरेक्ट भी से कर सकते थे कि हमें लास्ट में जो है 70 से गुणा करनी थी, तो वो डिविजल हम 7 का चेक कर लें डिविजल है भी कि नहीं। हमारा आंसर जो है बिना कैलकुलेशन के भी सोल्व हो सकता था। देखिए 7 से इसे करें, 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक जीरो बचेगा ना, 7 एकम 7 3 7, और ये 37 जो डिविजिबल नहीं है।
तो ये कट जाएगा ना, इसको काटे तो 7 एकम 7, ये 6 बचेगा, 6 4 7 निमा 63, ये 1 8 बचा, 7 दूनी 14, ये भी पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हो रहा तो ये भी कैंसिल हो गया। इसको करें 7 दूनी 14 और ये 7 छिंग 42 है ना, ये भी पूरी तरह से डिविजिबल तो ये भी कैंसिल है। इसको चेक करें, 7 एकम 7 हो गया और 7 5 12, 5 बचा, 5 और 6 7 8 56 हो गया है ना, 7 एकम 7। तो ये देखिए पूरी तरह से डिविजिबल है, तो केवल केवल एक ही हमें ऐसा ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए हमें सोल्व इन करने की जरूरत नहीं थी, हालांकि आप सोल्व भी कर सकते हैं, है ना। आप बस आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। ये इसको 2 की गुणा करें 10 हो जाएगा, ये 18 दूनी 36, 3.6, ये हो जाएगा 4, 4.5, बाहर है 70 की गुणा। अब इनको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6 5 11 हासिल 1, है ना। और 4 3 7 और 17 और 1 18, 18.1 गुणा 70, ये इसकी 10 की इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 181 गुणा 7। देखिए ये हमें 181 7 से भाग करने पे तो हमारा आंसर ये हो जाता 1276, 1267। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज पी क्यू आर में यदि कोण पी क्यू और कोण एस का योगफल 150 डिग्री है तो कोण पी और कोण आर का अनुपात 4:3 है तो आर की माप क्या होगी। एक चतुर्भुज बनाते हैं, है ना। हमने मान लिया पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, ठीक है। पी क्यू आर तो दिया हुआ था, है ना। क्यू और एस का योगफल, क्यू और एस का योगफल जो है 150 डिग्री है, ठीक है। और हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, तो हमें पी और आर का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 360 से हम भाग कर देंगे, घटा देंगे 150 को, घटाए कितना आएगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 210, है ना। तो पी और क्यू का एंगलों का योग मिला हमें 210 डिग्री, ठीक है। पी और आर के एंगल का रेशो दिया है 4 और 3, ठीक है। आर की माप निकालनी है तो टोटल एंगल रेशो कितना हो जाएगा 7, आर का निकालना है, आर का है ये 3, तो ऊपर 3 गुणा 210 से 7 से भाग कर देंगे, 7 तिया 21, 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 90। ऑप्शन ए हमारा एक हमारा करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P का अर्थ गुणा है ना, तो P इधर हो गया, P इधर हो गया और P इधर हो गया। Q का अर्थ भाग है, क्यों क्यों कहीं नहीं है। R का अर्थ माइनस है, R ये रहा, R ये रहा, है ना। S का अर्थ प्लस है, S का अर्थ प्लस है, S किधर है, S ये रहा, S ये रहा। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 15 छिका 90 हो जाएगा, है ना। ये माइनस है, फिर उसके बाद ये गुणा है तो गुणा कर लेंगे, 11 चौक 44, ठीक है। बीच में आ गया माइनस, तो उसके बाद है प्लस, प्लस 38, फिर है माइनस, माइनस 41, फिर है प्लस, प्लस कर दिया, फिर 2 पंचे 10 गुणा है तो ये 10 हो जाएगा ना, 2 पंचे 10। बस इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। अब ये देखिए 90 में से 44 को घटाए तो ये 45 होगा, तो 45 से 46 बचेगा, है ना। 46 प्लस 38 माइनस, या इसको भी घटा दें यहाँ पे, ये 3 बचेगा माइनस का, ठीक है, प्लस का 10, इसको जोड़ दें, या इसको जोड़ दीजिए, 56, 56 माइनस 3 घटाए कितना आ जाएगा 53। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 केजी द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा क्या है ना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। बस वैल्यू को रख दीजिए, द्रव्यमान कितना दिया 2 केजी, 2 हो गया, वेलोसिटी कितना दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, 2 से 2 चला जाएगा, ये आया 25, 25 क्या जूल। आप यूनिट को भी ध्यान रखिए, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 450, 1500 और 1650 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए,
ठीक है, अब डायरेक्ट ऑप्शन से करिए है ना, ऑप्शन से 100 से भाग करें तो ये 4.5 आएगा, ऐसा पॉइंट में नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए ना। तो 50 से भाग करें तो 5 नीम 45 से 9 आएगा, 0 से 1 कट जाएगी, 50 से भाग करेंगे 5 3 बार में चला जाए 30 आ गया है ना, 5 से ये 0 कट जाएगी, 5 से करें तो 5 थिया 15, 5 थिया 15 है ना, 50 से हमने भाग किया तो हमें ये मिला। अब देखिए फर्दर ही डिवाइड हो रहा है ना, फर्दर डिवाइड होते इसे और डिवाइड करते रहिए है ना। तो हम 3 से भाग करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अब देखिए 11 जो है ये डिविजिबल नंबर है ही नहीं, तो बस अब जब डिविजिबल खत्म हो जाए है ना, किसी भी एक में कॉमन आना डिविजिबल बंद हो जाए तो आप वहीं पे रुक जाइए है ना, बस इसकी गुणा कर दीजिए, अपने फर्दर 3 से करा था इसकी गुणा करनी पड़ेगी, 15 थिया तो 50 थिया 150, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तरह का चयन कीजिए जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस पैटर्न का अनुसरण नीचे दिए गए दो त्रयों द्वारा किया जाता है, दोनों तरह समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। देखिए P का नंबर होता है 16, Q का नंबर होता है 11, इसमें डिफरेंस देखिए तो -5 का है, R का नंबर होता है 18, M का नंबर होता है 13, यहाँ डिफरेंस देखिए -5 का है। ठीक है, टी का नंबर होता है 20 और यू का नंबर होता है 21, यहाँ डिफरेंस है +1 का। ठीक है, यानी 1 बढ़ रहा है, 20 के बाद 21 हो गया। यहाँ देखिए एल के बाद एम हो रहा है ना, एल के बाद एम, एक का ही डिफरेंस हो रहा है, तो हम बाकी के भी ऐसे ही डिफरेंस को चले थे, लास्ट वाले को ही। पी के बाद आना चाहिए क्यू, तो ये गलत हो गया, क्यू के बाद आर आना चाहिए, ये सही है, क्यू के बाद आर, ये भी सही है, क्यू के बाद आर होना चाहिए, ये गलत हो गया ना, ऐसा आ रहा है। अब हमें इन दोनों में देखिए, पहले को देखिए हम पहले से मिलाते 5-5 का डिफरेंस होना चाहिए। एम नंबर है 13, 13 में से 5 घटा दें तो कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 8 ना, 8 किसका नंबर होता है, एच का, तो ये हमारा एम एच इसमें मिल रहा है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में रिलेशन दिया गया है, यदि ये तो P का Q से क्या संबंध है, P का K से क्या संबंध है, वो ये निकालना, बस इतने का ही निकालिए। P माइनस टी है ना, P माइनस टी, P जो है T का भाई है, P जो है T का भाई है ना, ये हो गया लड़का, हमें T का नहीं पता है, T हैश आर, T हैश आर जो है, T जो है R की बेटी है, T जो है R की बेटी है, R का रियल जेंडर नहीं पता हमें, R ऐसे लिख देंगे, T का पता चल गया ये लड़की है। ठीक है, R भाग के, R जो है B का पिता है, तो ये B, R जो है K का पिता हो गया। ठीक है, R जो है K का पिता हो गया। अब देखिए इसका मतलब है कि ये भाई, या तो भाई ना, ये आर जो है के का पिता हो गया, हमें इसका जेंडर तो नहीं पता लेकिन इन दोनों का जेंडर पता है। और पूछा है पी का के से क्या संबंध है, पी जो है के का भाई है ना, अब चाहे लड़की हो तब भी भाई, लड़का हो तब भी भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में ALSO को 8693 लिखा जाता है और SALAE को 2836 लिखा है, तो उसी कोड भाषा में E को कैसे लिखा जाएगा, ये चेक करें किसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। तो इसके सारे कोड्स को उठाइए, यहाँ से चेक करिए, 8693, 8 यहाँ आ रहा है काट दीजिए, 6 नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है काट दीजिए, 3 आ रहा है काट दीजिए, जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और चाहे तो आप ऐसे करिए कि हमें जो कॉमन नंबर नहीं है वो ढूंढना, 2 8 3 6, 2 8, देखिए 2 ही नहीं मिला हमें, तो हमारा ऐसे भी आंसर सही हो जाएगा। अब जब आपको सही लगे वैसे कर लीजिए आप इसे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। देखिए जेड का नंबर होता है 26, एक्स का होता है 24, वी का नंबर होता है 22 है ना, और टी का नंबर होता है 20, तो यहाँ डिफरेंस देखिए -2 -2 -2, तो अगला -2 हो के कितना हो जाएगा 18, 18 किसका नंबर होता है आर का। ठीक है, आर चेक करें, आर जो है हमारा 3 में आ रहा है, तो इसे कैंसिल मानिए। अगला चेक करिए, टी का नंबर होता है 20, आर का होता है 18, पी का 16, एन का 14, तो यहाँ पे देखिए 2 का डिफरेंस है, अगला 2 का डिफरेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 12, 12 किसका नंबर होता है एल का,
आर एल और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या क्या है? ये आपको याद रखना होगा, ये होती है 12, है ना। और 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, है ना। 1 से लेकर तक के 100 तक की संख्याओं में, क्या में 25 अभाज्य संख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? एक दो तीन चार पाँच छः, 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 और 6 इधर बैठा देते हैं, है ना। अब क्या कह रहा है? एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और सी के बीच, है ना। तो एफ को इधर बैठा है और सी को इधर बैठा है। देखिए 2 लोग इधर हो गए, 2 इधर से भी हो गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर एफ होना चाहिए, इधर सी होना चाहिए, इधर सी या इधर एफ, है ना। दोनों साइड 2 व्यक्ति हो रहे हैं। ठीक है। डी एफ के ठीक दाई ओर बैठा हुआ है। डी जो है एफ के ठीक दाई ओर, एफ के ठीक दाई ओर डी हो गया। ए बी, ए जो है बी और सी का निकटतम पड़ोसी है। ये बी और सी का निकटतम पड़ोसी, इसका मतलब है बी और सी के बीच में ही ए बैठे, तभी वो निकटतम पड़ोसी होगा। ठीक है। और देखिए सी यहाँ पे है, तो बी को हम इधर बैठाएंगे और ए इधर हो जाएगा, तभी ये निकटतम पड़ोसी। इधर तो जगह है भी नहीं वैसे भी। ठीक है। अब बचा गया बी के सापेक्ष ई का स्थान क्या है? बी के सापेक्ष ई, ई नहीं यहाँ नहीं था, ई यहाँ हो गया। ठीक है। बी के सापेक्ष ई का, यहाँ से देखें तो दाईं ओर से तीसरा है, तो ऑप्शन में दाईं ओर से ही पूछा गया, दाईं ओर से तीसरा हो गया, है ना। बाईं ओर से पूछता तो बाईं ओर से भी तीसरा ही हो जाता, बाईं ओर से तीसरा नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके डैश देता है, वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मेथेन CH4, कार्बोनिक कार्बोनिक अम्ल H2CO3। आप इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के कितने अणु आयरन परमाणु के 3 अणुओं के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 बनाते हैं? O4 है ना। जल का अणु H2O होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो जल में 1 ऑक्सीजन होता है, तो 4 अणु जल के लगेंगे, तब जाके Fe3O4 बनेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी या रेत जैसी अशुद्धि के लिए किया जाता है? वो किया जाता है गैप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाग है, से भाग करें 3 6 18, 12 + 6 जोड़ दीजिए 18, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक ठोस धातु की गेंद है, वह इसे पिघलाता है और इस पदार्थ का उपयोग एक ठोस बेलन बनाने में किया जाता है। यदि बेलन का व्यास गेंद के व्यास के समान है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? है ना। तो जो है व्यास जो है दोनों का समान हो गया, तो इसका व्यास भी जो है 6 हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 3, इसका भी रेडियस हो जाएगा 3। और देखिए जो है गेंद को पिघला करके ना, तो दोनों ही केसों में, ऐसे केसों में जो है आयतन जो है हमारा सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, है ना, गेंद का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर ना। ठोस बेलन है तो बेलन का आयतन। ठीक है। और गेंद के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। देखिए व्यास सेम है तो रेडियस भी सेम होगा, तो हमने दोनों को आर ही लिख दिया। ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से
ये R3 चढ़ जाए, एक R बचेगा। ठीक है, पूछा गया बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h आएगी। हाँ, बस इसको निकालिए, 4/3। R कितना है, R आएगा 3 गेंद का, है ना। व्यास हो गया 6 और रेडियस हो जाएगा उसका 3। 3 से 3 भाग करेंगे, हाइट कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, वो होता है अमीबा का, है ना। अमीबा जो है एक कोशीय जीव है, एक कोशीय यूकैरियोटिक जीव है, यूकैरियोटिक है। इसका आकार हमेशा बदलता रहता है ना, फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, और तंत्रिका कोशिका, इसमें जो है सेल डिवीजन बिल्कुल नहीं होता है। और ये क्या है, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल किस में पाई जाती है, जैसे हमारे पेट में पाई जाती है ना, आंत में हो गया, आंत में पाई जाती है। और जैसे नसों में है ना, नसें हमारी जो है सब इससे ही बनी हुई है। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। कार का औसत चाल क्या होगा। औसत चाल पूछा गया है। औसत चाल, औसत चाल क्या कैसे निकलती है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, आप इस चीज को याद रखिए। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर और 30 कितना हो गया, 110। 110 किलोमीटर। कुल समय कितना लगेगा, जब 20 किलोमीटर की दूरी, किलोमीटर की स्पीड से 80 किलोमीटर दूरी तय करता, कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम निकालें तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 80 किलोमीटर की, स्पीड है 20 किलोमीटर की, है ना। यूनिट को चेंज नहीं करेंगे तो आंसर आएगा हमारा घंटे में। तो 4 यहाँ से आया। अब ये है, देखिए 30 किलोमीटर है तो 30/30 यहाँ से आया 1 घंटा, तो कितना हो गया 5। 110/5 भाग करें, आएगा 22। 22 कितना, किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, है ना। क्योंकि ये घंटे में और जो है दूरी किलोमीटर में है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हो, और निश्चय करना है कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन क्या है, सभी दरवाजे गेट है ना। तो ये जो है सभी दरवाजे, एक जैसा ही लग रहा है, सभी दरवाजे जो है गेट है, ये हो गए गेट। ठीक है, कोई दरवाजा ताला नहीं है, कोई दरवाजा ताला नहीं है, इसको हम अलग बना लेंगे, ताला नहीं है। निष्कर्ष क्या, कुछ ताले गेट है। हमें देखिए कुछ ताले और गेट का रिलेशन नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा। कोई ताला दरवाजा नहीं है ना। ताला और दरवाजे का रिलेशन दिया हुआ था, दार नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो कथन के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर JGLI NKPM से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार OLQN SPUR से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए LIN के निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। देखिए, J का नंबर होता है 10, G का 7, L का 12, I का 9, N का क्या होता है 14, K का होता है 11, P का होता है 16, M का होता है 13, है ना। यहाँ देखिए ये +4 बढ़ रहा है, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4, यहाँ पे +4, तो हमें +4 का वैल्यू मिला। इसमें चेक कर लेते हैं, O का नंबर होता है 15, S का नंबर होता है 19, यहाँ पे +4 का है, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। एल, इसका देखिए निकालें, एल का होता है 12, आई का एन, एन का 14 और के का 11, सब में +4 कर देंगे। 12 4 16, 9 4 13, 14 4 18, 11 4 15, तो क्या हो जाएगा, 16 का पी होता है, 13 एम का होता है, और जो 18 का होता है, और जो है 15 का होता है, PMRO।
PMR। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द डायनामिक के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए ना, यानी हर शब्द को जो है बदलना है, ठीक है। फिर इस प्रकार बने अक्षरों को जो है नए समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। पहले तो कह रहा है वोवल्स एंड कंसोनेंट सबको, है ना, जो है सबको एक आगे बढ़ा दिया जाए। दूसरा कह रहा है कि उसे A to Z में जो है अरेंज कर दिया जाए, ठीक है। तो अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा? देखिए ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट से राइट। जब हम जो है अरेंज करेंगे तो ABCD करेंगे और लास्ट में जो हमारा सबसे बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। और बड़ा ही पूछा है, सबसे लास्ट में पहला, यानी जो सबसे आखिरी में होगा वही सबसे जो है वही नंबर होगा। हम अब इसमें देखें तो y हमें क्लियरली दिख रहा है, तो यही जो है दाएं में सबसे आखिरी में बैठा होगा और दाएं से पहला यही बनेगा फिर, है ना। तो बस ये y हो जाएगा और सबको एक एक बढ़ाना है तो y को बढ़ा दीजिए, एक हो जाएगा Z। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए? डिफरेंस देखिए तो कितना आएगा, यहाँ पे 11 का, यहाँ डिफरेंस देखिए 22 का, यहाँ डिफरेंस देखे तो 33 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस देखे तो यह आ रहा है 44 का, है ना। हाँ, अब आप सीरीज देखिए तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, अगला क्या हो जाएगा 11 पचे 55, है ना। तो इसमें जोड़ दीजिए 5 3 8 12 5 17 178। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? वो होता है मात्रक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ऐसा समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उससे संबंधित नहीं है? हमें योग बनाना, देखिए P का नंबर होता है 16, V का होता है 22, है ना। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का, है ना। और यहाँ देखें x कितना होता है, ये होता है 24, R होता है 18, यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है 6 का, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस का 6 आ रहा है और ये माइनस का 6, अब इसको भी ध्यान रखिए ना। G है 7, M है 13, यहाँ पे भी प्लस 6 का हो रहा है, 7 6 13, है ना। O होता है 15, I होता है 9, तो यहाँ पे माइनस 6 का डिफरेंस आ रहा है। D होता है 4, H होता है 10, तो यहाँ पे प्लस 6 का हो रहा है। L होता है 12, F होता है 6, तो यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा है। C होता है 3, H होता है 8, तो देखिए यहाँ पे प्लस 5 का हो रहा है ना। M होता है 13, H होता है 18, 13 और 18 देखिए यहाँ पे भी बढ़ ही रहा है ये, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। सब में जो है प्लस एक एक लेफ्ट साइड वाले प्लस 6 और उसमें माइनस 6 हो रहा था, तो यहाँ पे जो है हमारा 5 का हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा और ये बढ़ रहा है, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है ना। ये एक मीनार हो गई जो 10 मीटर की है। दो सड़क हो गई, है ना, इधर एक सड़क हो गई, एक सड़क इधर हो गया, ऐसा बनाए थे डॉट डॉट डॉट, है ना। ये हो गया। मीनार के शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मीनार के शिखर से अवनमन कोण बन रहा है ना, इधर से बन रहा है 30 डिग्री, एक साइड से 30 डिग्री बन रहा है, एक साइड से 45 डिग्री, है ना। ये एंगल और ये एंगल समान ही होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सड़क जो है एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर है? ये दूरी निकालनी है, हम इसको मान लेते हैं ये x1 है, इसको x2 है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी x1 प्लस के x2। x2 को निकालते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमें लंबाई पता है, आधार हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है 10 10 45, 10 थीटा कितना होता है लंब बटा आधार, लंब हो गया 10, आधार हो गया x2, x2 की वैल्यू निकालनी है ना। 10 45 कितना होता है 1, तो ये x2 की वैल्यू हो गई 10। अब इसमें निकाल लीजिए, यहाँ पे 10 30 डिग्री बराबर
लम लम हो जाएगा 10, आधार हो जाएगा x1, है ना। तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। x1 को इधर ले जाएंगे तो √3 इसमें गुणा हो जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा x1 बराबर 10√3। तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। x1 कितना मिला 10√3 और x2 मिला हमें 10। तो इसको जोड़ दिए, ये रूट देखिए दशमलव है तो हम इसे खोल लेंगे, है ना। √3 को क्या लिख सकते हैं 1.73, 1.732 प्लस का 10, इसे गुणा करेंगे हो जाएगा 17.32 प्लस का 10, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27.32, 27.32। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण ये दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। वो होता बताता है पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पार्ट 1 के 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ना। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।